गैसियस स्टेट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं और वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? देखो, जब गर्मी बहुत होती है और बारिश का मौसम है तो कहते हो कि उमस बहुत ज़्यादा है, पसीना जो चल रहा है वो सूख नहीं रहा, पसीना चल भी बहुत रहा और सूख भी नहीं रहा। क्या कारण होता है? कारण ये होता है कि वातावरण में पानी का अंश बहुत ज़्यादा है, वाटर का वेपर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। किसमें? एयर में। तो एयर में कभी भी वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो एयर में कितना प्रेजेंट है वाटर वेपर, उसको मेज़र करने के लिए एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये बताता है कि एयर में कितना परसेंटेज वाटर वेपर के फॉर्म में मौजूद है। क्या होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी भाई? रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए एक फार्मूला है। जो भी एयर है, एयर का कुछ अमाउंट आपने लिया, 1 लीटर 2 लीटर जो भी लिया, और उसमें आपने मेज़र कर लिया क्या, उस एयर में जो वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट है उसका पार्शियल प्रेशर है कि नहीं। ऊपर में वाटर वेपर जो कि एयर में प्रेजेंट है उसका पार्शियल प्रेशर ऊपर में पुट किया और उसको डिवाइड कर देते हैं एक्वस टेंशन से। ये एक्वस टेंशन क्या होता है? एक्वस टेंशन वेपर प्रेशर है H2O का। H2O का वेपर प्रेशर को हम एक और नाम से पुकारते हैं, वह है एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन का वैल्यू गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं करता है कि नहीं। तो नीचे वाला गिवन टेम्परेचर पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी और ऊपर वाला डिपेंड करता है कि वाटर वेपर एयर में कम है कि ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो पार्शियल प्रेशर उसका ज़्यादा होगा और अगर कम है तो उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा, है कि नहीं। तो जो रेशियो आपको मिलेगा उसको कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बात समझ में आ गई? अगर परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो आपने कैलकुलेट किया 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिल जाता है। न्यूमेरिकल से समझते हैं। देखो भाई, कहता है कैलकुलेट मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट पर लीटर ऑफ एयर। पर लीटर ऑफ एयर यानी बेसिकली आपको मिल गया वॉल्यूम, तो नोट करते जाते हैं। वॉल्यूम मिल गया कितना? 1 लीटर, यानी वाटर वेपर पर लीटर ऑफ एयर। तो जो एयर का वॉल्यूम होगा वो वाटर जो कि वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम भी वही हो गया 1 लीटर। विच हैज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40%, यानी 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर हम 40% कर दें, अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो 40% का मतलब क्या? 40/100, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिल गया 40/100, 0.4, ये वाला वैल्यू मिल गया। एक्वस टेंशन का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस पर, सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एक्वस टेंशन का वैल्यू 76 mmHg है। 76 mmHg जो है वो एक्वस टेंशन है। एक्वस टेंशन का वैल्यू गिवन टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है, जो कि हम नीचे में पुट कर देंगे। ये वाला वैल्यू दे दिया, ये आपको पता चल गया तो क्या पार्शियल प्रेशर वाटर वेपर का मिल गया। अब देखो, पार्शियल प्रेशर मिल गया तो PV = nRT से नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा वाटर वेपर का, और अगर मोल मिल गया तो वाटर का मोलर मास होता है 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मास मिल जाएगा। यदि ये आपके क्वेश्चन दिमाग में आ गया कि सॉल्व कैसे करना है तो उसी को यहाँ पर लिख देना है कि नहीं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो दिया 40% का मतलब क्या? 40/100। 40/100 जो परसेंटेज में दिया 100 से डिवाइड कर दो तो RH का वैल्यू आ जाएगा, यानी 0.4 हुआ। अब इस फार्मूले को लगाओ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना? 0.4। क्या कहता है? यही फार्मूला, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ऐसे लिख दिया, P का मतलब पार्शियल प्रेशर किसका? H2O, मतलब H2O जो वेपर के फॉर्म में उसका पार्शियल प्रेशर। डिवाइड कर देना है किससे भाई? एक्वस टेंशन से। एक्वस टेंशन ये जो दिया है उसको, अगर आपको पार्शियल प्रेशर वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर में चाहिए तो इसको एटमॉस्फेयर में चेंज कर लो। 76 को डिवाइड कर दो 760 से। mmHg को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने के लिए 760 से डिवाइड करते हैं, ये बहुत बार सिखाया। यानी बेसिकली ये हो गया 0.1 एटमॉस्फेयर के बराबर। ये जो वैल्यू आ गया वो किस में आ गया? एटमॉस्फेयर में आ गया। तो 0.1 एटमॉस्फेयर पुट कर दिया किसका? एक्वस टेंशन का वैल्यू। तो आपको यहाँ से पार्शियल प्रेशर मिल गया बच्चे। पार्शियल प्रेशर H2O का, यानी H2O वेपर का एयर में जो आया वो आ गया 0.04 एटमॉस्फेयर। अब क्या करते हैं,
दिमाग लगाते हैं, प्रेशर आपको पता चल गया वाटर वेपर का, है तो गैस ही ना। अगर नंबर ऑफ मोल मिल जाए, मानेंगे कि जो भी गैस है या वेपर है उसका बिहेवियर आइडियल की तरह है, यानी P=NRT वाला फार्मूला लगाओगे, यानी नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लोगे। नंबर ऑफ मोल किसका? H2O का। किस फार्मूले से? P=NRT यानी PV/RT से। ये पार्शियल प्रेशर किसका? पार्शियल प्रेशर H2O का, जो कि अभी आपने कैलकुलेट किया 0.04 एटमॉस्फेयर। और वॉल्यूम कितना? 1 लीटर। सर ये तो एयर का वॉल्यूम था, आपको तो वॉल्यूम लेना है वाटर वेपर का। अरे भाई 1 लीटर एयर में ही वाटर वेपर था, तो जितने दूर तक जितना वॉल्यूम एयर का था उतना ही वॉल्यूम H2O वेपर का भी था, है कि नहीं? पूरे के पूरे जितना वॉल्यूम एयर का था उसी में वो भी फैला हुआ था, तो वॉल्यूम वही हो गया 1 लीटर के बराबर। आर का वैल्यू 0.0821। क्यों भाई? क्योंकि वॉल्यूम लीटर में है और प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, तो एटमॉस्फेयर लीटर वाला 0.0821 एंड टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। 27 डिग्री सेल्सियस, ये तो बहुत बार बच्चे सिखाया। केल्विन में कितना? 300 केल्विन। क्या करते हो? डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं तो केल्विन में होता है, तो 300 केल्विन, तो 300 से डिवाइड कर दिया और इसको कैलकुलेट किया तो 0.0016 क्या आया? मोल। ये तो मोल आया। क्या पूछता है? मास पूछता है, तो मास ऑफ वाटर वेपर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना है? मोल गुने मोलर मास। 0.0016 ये मोल है और मोलर मास पानी का 18, ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.029 ग्राम मास आपका मिल जाएगा 1 लीटर एयर में। ये आंसर हो गया। तो चलो एक और हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेलोड कैपेसिटी, और एनसीईआरटी में जो दिया हुआ रहता है उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या कहता है? इट इज इक्वल टू मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ ए बलून। कोई भी एक बलून है और मैक्सिमम जितना मास लेकर के हवा में तैर सकता है उसको हम लोग कहते हैं पेलोड कैपेसिटी उस बलून का, है कि नहीं? जैसे कोई एक बलून है और मैक्सिमम 5 किलो का वजन लेकर के हवा में फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है, तो उसका पेलोड कैपेसिटी 5 kg हो गया। तो कुछ फिजिक्स वगैरह अप्लाई करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना वजन एक बलून मैक्सिमम ले करके हवा में तैर सकता है, फ्लोट कर सकता है। देखो यहाँ पर एक बलून है और बलून में गैस है कि नहीं, और इससे पेलोड कैपेसिटी जो है यही, ये पेलोड जो है इतना मैक्सिमम मास ले करके ये बलून हवा में उड़ सकता है, PL पेलोड। तो यही वजन आपको कैलकुलेट करना है, मास इस पेलोड का कितना होगा ये कैलकुलेट करना है आपको। तो देखो भाई इस पूरे सिस्टम में, बलून के पूरे सिस्टम में 3 तरह का मास है। एक तो गैस है जो कि बलून में मौजूद है, एक बलून का जो मटेरियल है जो कि रबर वगैरह का होगा उसका भी कुछ मास होगा, और तीसरा ये जो पेलोड है, मान लो आदमी ही बैठा हुआ है जिसका कि कुछ वजन है, उस आदमी का वजन हमें कैलकुलेट करना है। ये बलून उस आदमी का मास कितना मैक्सिमम लेकर के उड़ सकता है, मैक्सिमम कितना किलो का आदमी लेकर के हवा में उड़ सकता है, उसको हमने पेलोड कह दिया। इसी का मास हमें कैलकुलेट करना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है? नीचे की ओर। जी हमने मान लिया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? मास गुने जी, m गुने जी। तो देखो मास गैस का हमने mg मान लिया, mg क्या? मास किसका? गैस का। MPL ये मास किसका? पेलोड कैपेसिटी का, उसी आदमी का जो कि उस बलून में बैठ करके उड़ना चाहता है। V क्या? वॉल्यूम, उस बलून का वॉल्यूम है, इस बलून का वॉल्यूम। ये बलून का वॉल्यूम कह लो, ये बलून जितना एयर में जो वॉल्यूम एयर का डिस्प्लेस करेगा वो बलून के वॉल्यूम के बराबर होगा। क्या बात समझ में आ रही है? यानी बलून का वॉल्यूम कहो या एयर जो डिस्प्लेस करेगा ये बलून, उसका वॉल्यूम कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं। तो यहाँ पर हमने लिखा है भी क्या है? वॉल्यूम है किसका? बलून का, या फिर वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। डी क्या है? डेंसिटी किसका? एयर का। तो देखो भाई 3 तरह का जो फोर्स है नीचे की ओर लग रहा है, बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक ही तरह का फोर्स है लेकिन 3 मास पर लग रहा है। एक गैस वाले पर, एक मास जो बलून है उस पर, और जो पेलोड कैपेसिटी उसमें जो आदमी बैठा है उस पर। तो मास गुने जी, मास गुने जी, मास गुने जी, मास गैस का गुने जी, मास बलून का गुने जी, और मास पेलोड का मल्टीप्लाई बाय जी। ये 3 फोर्स जो है नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है नीचे की ओर लग रहे हैं।
अब ये नीचे की ओर ही सिर्फ फोर्स लगेगा तो ये बलून हवा में तो नहीं तैर पाएगा। इसका मतलब ये है कि ऊपर में भी कुछ फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स कहते हैं? बॉयंसी फोर्स। आप जब पानी में तैरते हो तो क्या करते हो? आप कुछ पानी को हटाते हो, डिस्प्लेस करते हो, और जितना पानी आपने हटाया उसका कुछ वजन होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पानी पर लग रहा ऊपर की ओर लगा। आपने जो पानी हटाया, m मान लो पानी हटाया, उसमें g से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो पानी पर फोर्स लगा वो आपके ऊपर में, उसको कहते हैं एक बल, बॉयंसी फोर्स, उत्प्लावन बल, है कि नहीं? जैसे ये मार्कर हम पानी में डाल दें और ये तैरने लगे तो ये मार्कर क्या करेगा? कुछ पानी के अमाउंट को डिस्प्लेस करेगा। अगर ये पानी में पूरा डूबा हुआ है तो कितना पानी का वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा? अपने वॉल्यूम के बराबर। अब वो जो वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस हुआ उसका कुछ वजन होगा, है कि नहीं? कैसे निकालोगे? वॉल्यूम गुने डेंसिटी, और उसके करस्पॉन्डिंग एक फोर्स लगता है इसी मार्कर पर ऊपर की ओर, उत्प्लावन बल कहते हैं। 9 10 में पढ़े होगे, उत्प्लावन बल या बॉयंसी फोर्स। तो ये बॉयंसी फोर्स ऊपर की ओर लगता है, कितना? जो मास वाटर का डिस्प्लेस हुआ गुने जी, है कि नहीं? और क्या? डेंसिटी। यानी बेसिकली अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम गुने डेंसिटी मास हो गया, वॉल्यूम गुने डेंसिटी क्या हो गया? मास, एन गुने जी, यानी मास गुने जी। ये जो फोर्स लगेगा कहाँ पर? ऊपर की ओर लगता है। यानी बेसिकली अब इस बलून को तैरना है हवा में, तो जितना नीचे की ओर फोर्स होगा उतना ही ऊपर की ओर फोर्स होगा, तभी ना बैलेंस रहेगा, तैरेगा हवा में। नेट अपवर्ड फोर्स और नेट डाउनवर्ड फोर्स दोनों बराबर होना चाहिए। बस अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया तो ये फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बड़ा आराम से हो जाता है। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है बच्चे? तो तीनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे में लग रहे हैं, मास पेलोड का प्लस मास गैस के चलते और मास बलून के चलते, सब में m गुने जी, m गुने जी, m गुने जी। जी को बाहर निकाल लिया, एंड इट इज इक्वल टू क्या? नेट अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है? बॉयंसी फोर्स। क्या भाई? तो मास जितना एयर का डिस्प्लेस होगा, कितना डिस्प्लेस होगा? अगर वॉल्यूम भी दिया हुआ है बलून का, तो जितना बलून का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम एयर का भी डिस्प्लेस होगा। यानी v हम वॉल्यूम भी लेंगे जो कि एयर डिस्प्लेस हो गया, और d से मल्टीप्लाई कर दिया, किसका d? किसका डेंसिटी? एयर का डेंसिटी। तो ये मास हो गया। v गुने d जो हुआ ना, ये बेसिकली मास हो गया। मास किसका? ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। फिजिक्स है थोड़ा सा, और क्या? और मल्टीप्लाई कर दिया g से, तो किधर की ओर फोर्स है? बॉयंसी फोर्स है, ऊपर की ओर लग रहा है, इसके बराबर कर दिया। ये जी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मास पेलोड कैपेसिटी का, यही m, मास ऑफ पेलोड। तो मास ऑफ पेलोड जो कि मैक्सिमम मास होगा बलून लेके, जिसको हवा में लेके तैर सकता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा v गुने डी माइनस मास ऑफ गैस माइनस मास ऑफ बलून। यानी ये सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो आप पेलोड कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या इस फार्मूले को रट ले? नहीं भाई, रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर रटा तो भूल गया तो क्या करोगे? इस कॉन्सेप्ट को नीचे में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर में फोर्स लगता है, बराबर कर दोगे और तुरंत ही आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। समझते हैं इसको एक न्यूमेरिकल से। एक क्वेश्चन है, कहता है ए बलून हैविंग 100 लीटर कंटेन्स हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस। एक बलून है जिसमें हीलियम गैस है 27 डिग्री सेल्सियस पर, एंड 1 atm प्रेशर, यानी हीलियम गैस जो उसमें मौजूद है, प्रेशर दे दिया, टेम्परेचर दे दिया और उसका वॉल्यूम दे दिया। डेंसिटी ऑफ एयर 4 ग्राम पर लीटर, मास ऑफ बलून मटेरियल दे दिया 20 ग्राम के बराबर। पेलोड कैपेसिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या भी सिखाया था? जितना नीचे में फोर्स होगा तो मास किसका? गैस का, ये निकालना पड़ेगा। मास किसका? बलून के मटेरियल का। और मास किसका? पेलोड, जो कि मैक्सिमम मास लेकर के उड़ सकता है, यही आपको कैलकुलेट करना है। टोटल मास गुने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की ओर टोटल फोर्स हो गया। नेट डाउनवर्ड फोर्स हो गया, किसके बराबर? नेट अपवर्ड फोर्स के बराबर। अपवर्ड फोर्स क्या? वॉल्यूम किसका? एयर का, जो कि बलून के वॉल्यूम के बराबर होगा। डेंसिटी किसका? एयर का, एन गुने जी। ये जी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब आपको पता है मास गैस का, लिख देते हैं। क्या दिया है? 100 लीटर बलून है, हीलियम गैस है 27 डिग्री सेल्सियस, 1 एटम। डायरेक्ट मास नहीं दिया, दी हुई इंफॉर्मेशन से गैस का हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले मोल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेंगे। किस फार्मूले से? पी वी इक्वल टू एनआरटी से। तो एन नंबर ऑफ मोल किसका? हीलियम गैस है तो हीलियम का आएगा, पी वी अपॉन आरटी से।
प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना 100 लीटर, आर का वैल्यू 0.0821 एंड टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 300 केल्विन। ये तो बहुत बार सिखाया भाई, बहुत बार बताया, 273 जोड़ देते हैं। तो ये कैलकुलेट करने पर 4 मोल आया, यानी बेसिकली हीलियम का 4 मोल उस बैलून में मौजूद है। अब इसका हमको मास चाहिए, किसका? मास ऑफ हीलियम, जो कि गैस है। यही मास गैस का कहलाएगा, मोल गुने मोलर मास। किसका मोलर मास? हीलियम का। एटॉमिक मास कितना होता है? 4, तो मोलर मास भी कितना होगा? 4 ही होगा। एटॉमिक मास एटम के लिए और उसका मोलर मास न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, बस मोलर मास का यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम पर मोल। तो 4 चौका 16 ग्राम मास हो गया बलून के मटेरियल का, ये mg हो गया, मास ऑफ गैस। अब तो तुम्हारे पास हो ही गया, ये वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया हुआ है। मास पेलोड का पूछता है ना, तो वॉल्यूम गुने डेंसिटी, वॉल्यूम कितना? 100 लीटर, डेंसिटी दिया हुआ है 4 ग्राम पर लीटर। यूनिट को भी ध्यान में देखोगे, ये 100 लीटर मल्टीप्लाइड बाई 4 ग्राम पर लीटर, तो लीटर लीटर क्या हो गया? कैंसिल, v गुना डी हो गया, माइनस मास किसका? गैस का। आपने निकाला क्या? निकाला कितना? 16 ग्राम। और मास किसका? बलून के मटेरियल का। क्वेश्चन में दिया है 20 ग्राम, वैल्यू को पुट कर दिया। तो यहाँ से मास पेलोड कैपेसिटी का आपके पास मिल गया, ये हो गया 400 और घटाओ 36, दैट इज इक्वल टू 364 ग्राम। यही मास पेलोड कैपेसिटी का आया, मतलब ये जो बैलून है मैक्सिमम 364 ग्राम लेकर के हवा में तैर सकता है, फ्लोट कर सकता है।